हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आज आपका यूबीटी 9 और जिसका टॉपिक है आपका जेनेटिक्स वाली यूनिट, प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर और एवोल्यूशन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो कह रहा है कि सर फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। तो ये आपका जो कि इट इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेड मेंडेलियन रिजल्ट। सही बात है, मेंडल में तो आपका फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:1 मोनो हाइब्रिड का, और डाई हाइब्रिड का आता है 9:3:1 फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:1, 2:4:2 एंड 1:1। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एक तो टेस्ट क्रॉस है, इसमें इक्वल आता है, और एक आपका केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, तो इसमें फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9:3:1 और 1:1, 2:42 और 1:1 आता है जीनोटिपिक। लिंकेज में जीनोटिपिक रेशियो तो 1:1, 2:42, 1:1 आएगा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो आपका बेटा कपलिंग और रिपल्सन के कारण अलग अलग आ सकता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग क्रॉसेज इन वुड प्रोड्यूस अ जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:1 इन F2। तो 1:1 का जीनोटिपिक रेशियो तो हेटेरो जाएगा, दोनों तरफ होना चाहिए। तो बेटा चूंकि यहाँ पे B लिखा है तो आपको यहाँ पे A कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलिए ये आपका सिंगल जीन का क्रॉस हो गया, तो ये आ जाएगा कैपिटल A स्मॉल ए, कैपिटल A स्मॉल ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन ह्यूमन द डोमिनेंस रिलेशनशिप बिटवीन द A एंड B एलील्स ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप जीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। तो ABO ब्लड ग्रुप में AB क्या होगा? तो AB क्या दिखाता? कोडोमिनेंस दिखाता है। ठीक है ना। द एक्स बॉडी हैंकिंग, हैंकिंग बेटा 1891 में स्पर्मेटोजेनेसिस के समय देखे थे कि 50% स्पर्म में एक स्ट्रक्चर जाता और 50% में नहीं जाता। तो यानी स्पर्म की बात होगी, तो ऑल स्पर्म नहीं होगा, ऑल एग नहीं होगा, हाफ ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस रिसीव अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्स बॉडी। बाद में पता चला वो क्या था? एक्स क्रोमोसोम। इन सिकल सेल एनीमिया शेप ऑफ आरबीसी अंडर ऑक्सीजन टेंशन बिकम्स। तो भैया जब हाइपोक्सिया हो जाएगा, लो ऑक्सीजन, तो कैसा हो जाएगा? इलोंगेटेड, कर्व्ड एंड सिकल शेप्ड हो जाएगा, ये याद होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 जो जीन ग्लोबिन चेन का होगा HBB यानी बीटा ग्लोबिन चेन, और छठे पोजीशन पे आपका बेटा आ जाएगा ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन यानी GAG रिप्लेस होके बन जाएगा GUG। सिकल सेल एनीमिया इज, तो वो देखो फिर आ गया, कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड। उल्टा हो गया भैया, कौन हटाया जाता है? ग्लूटामिक एसिड। किसके द्वारा? वैलिन के। इसलिए लाइन क्या हो गई? गलत। कॉज बाय चेन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA, बिल्कुल सही है। एडेनिन, GAG का जो एडेनिन था वो बदल के आ गया GUG, तो सिंगल बेस यानी पॉइंट म्यूटेशन है। Characterized by elongated sickle like RBC with a nucleus। RBC का शेप तो elongated sickle like हो जाता है, लेकिन विदाउट न्यूक्लियस कहाँ होता है भाई? RBC में मैच्योर में कहाँ न्यूक्लियस पाया जाता है? इसलिए A भी गलत हो गया, तो आंसर निकल के आ गया B। इट इज वेल नोन दैट क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, क्योंकि एक्स लिंक्ड में उसका रिसेसिव फॉर्म में थी, वो कैरियर थी। और कैसे उसमें बीमारी तो नहीं थी, लेकिन उसके जो आगे वाले डिसेंडेंट थे उसमें दिखता था, लेकिन किसमें? सन में। तो भाई अगर वो कैरियर है तो एक एक्स पे होगा रिसेसिव, तो 50% सन को देगा। डॉटर में जाएगा, लेकिन डॉटर कैसे होंगी? कैरियर। ऑल ऑफ हर सन वुड बी हैड डिजीज, नहीं, 50% में भेजने की संभावना होगी। ऑल हर डॉटर वुड बी कैरियर, नहीं, 50% कैरियर होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। हर फादर मस्ट डेफिनेटली हैव हैड हीमोफीलिया, नहीं भाई,
उसके पिता में हीमोफीलिया, यस, उसके पिता में हीमोफीलिया होगा तो उसके अंदर आ सकता है, या मदर क्या हो जाए, कैरियर, तब भी आ सकता है। तो डेफिनेटली का वर्ड इसलिए गलत हो जाता है, कैन होना चाहिए था। तो हीमोफीलिया वुड हैव अकर्ड इन मोर ऑफ हर मेल देन हर फीमेल डिसेंडेंट। तो ये आ जाएगा ज़्यादातर किस में दिखेगा, मेल में। फीमेल कैसी होंगी, कैरियर होंगी, आने वाली पीढ़ी। तो 50% सन में जाएगा, सारे डॉटर में नहीं जाएगा, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के देखो तो हीमोफीलिया का ये बना। अब ये XH कहाँ से ले सकता था, अपने पिता से भी ले सकती है, अपनी माँ से भी ले सकती है। तो फादर से लेगा तो फादर क्या रहेंगे, हीमोफिलिक। अगर माँ से लिया तो माँ क्या रहेंगी, कैरियर हो सकती हैं। ठीक है। तो अब ये लाइन जो तीसरा वाला था लिख रहा ना, हर फादर मस्ट डेफिनेटली, नहीं फादर के बाद अगर एक्सेस होगा तो ले सकती है, लेकिन डेफिनेटली हो ये जरूरी नहीं। कह रहे हैं 3 चिल्ड्रन हैं एक फैमिली के और उनमें ब्लड टाइप O, AB एंड B हैं, तो माँ बाप के ब्लड टाइप क्या होगा। तो हमें मेन फोकस ब्लड ग्रुप में O पे करना चाहिए, क्योंकि O का मतलब अगर जो चाइल्ड है अगर उसका ब्लड ग्रुप O है तो इसने एक रिसेसिव एलील माँ से लिया होगा और एक लिया होगा फादर, खत्म। और चूंकि AB ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है तो एक माँ या फादर में से कोई A ब्लड ग्रुप का होगा और कोई B का। यहां से क्लियर हो गया। तो यानी माँ में भी I आना चाहिए और पापा में भी आना चाहिए। तो देखिए I खाली एक जगह है, I दोनों हैं, तो ये पहला हो जाएगा। हेट्रोजाइगस A और हेट्रोजाइगस B सारे प्रकार के बच्चे पैदा कर सकते हैं, O, A, B एंड AB। Which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कह रहे थे मेंडेलियन कैरेक्टर जो फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट पेयर में पाए जाते हैं। जब डिसिमिलर होते हैं तो उनमें से एक अपने आप को एबल टू एक्सप्रेस यानी डोमिनेंट होता और एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था। तो डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पार्टिकुलर कैरेक्टर कॉल्ड फैक्टर, ये आएगा। एक अपने आप को डोमिनेट करेगा और एक अपने आप को नहीं करेगा, फैक्टर अकर इन पेयर, ये सब आएगा। लेकिन ए जो है कि कह रहे हैं एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर इन F2 जनरेशन। तो कह रहे हैं कि जब कैपिटल T स्मॉल t था तो ब्लेंड नहीं हुआ था, क्योंकि जब टॉल आया था तो ये लोगों ने सोचा कि टॉल और डॉर्फ मिक्स हो गया, लेकिन जब F2 में आया था टॉल और डॉर्फ दोनों आ गया। ये बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फ्यूचर में हो सकता है डेटा पूछ ले या लैंग्वेज पूछ ले। तो ब्लेंडिंग नहीं होगा और F2 में दोनों कैरेक्टर अपीयर हो जाएंगे, तो C हो जाएगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, डोमिनेंस का नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया है। कह रहा है कि जब टाइटली लिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोजोम, तो एक ही क्रोमोजोम पे जीन बहुत क्लोज है तो एक साथ जाएंगे तो नया कॉम्बिनेशन बनाने की संभावना क्या होगी, कम। लेकिन ये क्या लिखा, हायर नहीं, ये होना चाहिए लीस्ट या लोअर कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। जीन्स फार अपार्ट, जब दूर दूर होंगे सेम क्रोमोजोम पे तो उसके अलग जाने की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, फ्यू, तो ये होना चाहिए था वेरी या हायर होना चाहिए था या मोर होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया। लूजली का मतलब ये होता है दूर, तो जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर नहीं है, हाई रिकॉम्बिनेंस दिखाएगा। टाइटली लिंक्ड जीन बेटा बहुत कम रिकॉम्बिनेंट दिखाते हैं, तो कहते हैं लिंकेज जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम, रिकॉम्बिनेशन उतना कम। Which one of the following condition correctly describe the manner of determining the sex in the given example? तो खाली याद करना, बर्ड में हेट्रोजाइगस फीमेल होती है, बाकी जगह पे हेट्रोजाइगस मेल होता है, और जो हेट्रोजाइगस हेट्रोगैमेटिक होगा वही सेक्स को क्या करेगा, डिटरमाइन। तो होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स, नहीं भैया, होमोजाइगस यहाँ पे मेल होता है। हर जगह होमोजाइगस फीमेल होती है, सिर्फ बर्ड में होमोजाइगस मेल होगा और हेट्रोजाइगस होगी फीमेल।
एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास होपर। तो क्या पूछा है, करेक्टली, तो आंसर मिल गया आपका बी। एक्स जीरो कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। तो एक्स जीरो कंडीशन ये जो आपका टर्नर में पाया जाता है, ये कोई सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर रहा, एक क्या बीमारी है, एबनॉर्मेलिटी है, सिंड्रोम है बेटा। होमोजाइगस एक्स एक्स प्रोड्यूस, एक्स एक्स क्या देगा बेटा, फीमेल देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बिल्कुल सही है। जिस पॉइंट पे कुछ चीज़ ऐड या डिलीट किया जाएगा वहां से शिफ्ट हो जाएगा। कैंसर सेल्स कॉमनली शो क्रोमोजोमल एब्रेशन, बिल्कुल सही है। गड़बड़िया से कैंसर हो सकता है। यूवी और गामा रेज म्यूटेशन कर सकते हैं तो म्यूटाजेंस कहलाएंगे। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डज नॉट कॉज म्यूटेशन, नहीं भाई, सिंगल हो चाहे कहीं भी थोड़ा सा बदलाव हो म्यूटेशन आएगा। तो यही क्या हो गया, गलत, क्योंकि पूछा क्या था, गलत। आपका 13 में ऑप्शन दिया और करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिए, करेक्ट पूछा है। आइए जरा देखते हैं। परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग कैपिटल ए स्मॉल ए इंडिविजुअल इज 25%। तो आपको मालूम है जो रेशियो आता है 1:2:1 आता है। ए होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये हेट्रोजाइगस है। तो ये कितना निकल के आया, 25%। ये भी कितना निकल के आया, 25%। और कितना निकल के आया, 50%। टोटल हो गया 100%। तो पहला लाइन क्या हो गया, सही। टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस बाय जीनोटाइप। तो जब भी कोई जीनोटाइप दिया जाए और उससे गैमीट पूछा जाए तो हेट्रोजाइगस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितना है, 1, तो पावर आता 2 की पावर n। तो कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे, 2, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 प्रोजनी मिराबिलिस जलापा। तो याद रखिएगा, मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। अब सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। तो ये क्या हो गया, गलत। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत, तो बी आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ZWZ। तो बेटा बर्ड्स में होता है और ये फीमेल है और ये मेल है। इट अकर इन बर्ड्स, फीमेल आर होमोगैमेटिक एंड मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। ये उल्टा कर दिया, यही गलत हो गया। और चूंकि पहला सही है तो इसलिए आंसर आ जाएगा। 1:1 सेक्स रेशियो इज प्रोड्यूस इन द ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही है। 50% संभावना मेल की होगी और 50% संभावना फीमेल की। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन मेल ग्रासहोपर। मेल ग्रासहोपर कैसा होगा, X0। तो 50% स्पर्म में X आएगा और 50 में नहीं आएगा। तो 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो X या सेक्स क्रोमोजोम, ये लाइन सही है। लेकिन पूछा क्या है, गलत, तो आंसर नहीं निकलेगा। यूजुअली फीमेल बर्ड में 2 प्रकार के होते हैं, ZW होती है, 2 प्रकार के गैमीट होगा, तो ये भी सही हो गया। ह्यूमन मेल में एक में X क्रोमोजोम और Y होगा। तो X क्या होगा, लॉन्गर, और Y क्या होगा, शॉर्टर। तो सेक्स क्रोमोजोम में एक दूसरे से बहुत छोटा होगा, Y बहुत छोटा होता है। तो ये लाइन भी सही होगी। तो इसका मतलब गलत आंसर क्या होगा, डी। क्या गलत है, डोमेस्टिकेटेड फॉर द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एग। क्योंकि फीमेल में किस में आता है बेटा, एग। तो ये गलत हो जाएगा, दैट फर्टिलाइजेज एग, उल्टा हो जाएगा। टाइप ऑफ एग डिसाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हीमोफीलिया करेक्ट पूछा है। इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सही है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैटेगरी में आता है। डाउन सिंड्रोम एनुप्लाइडी होती है, वो भी कौन सा बेटा, ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव था।
तो आपका तीसरा गलत हो गया, पूछा करेक्ट है, तो जिन ऑप्शन में तीसरा उनको हटा दीजिए, और पहला आपका सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। सिकल सेल एनीमिया बेटा ये भी गलत हो जाएगा, एक ऐसा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट पूछा है। अब जरा देखते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट हैड स्मॉल सैंपल साइज। अगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट का सैंपल साइज छोटा होता तो लोग विश्वास कहाँ करते, तो बड़ा सैंपल था तो लोगों को भरोसा हुआ, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा। तो पहला गलत हो गया, पूछा है करेक्ट, तो पहला जिन जिन ऑप्शन में उनको उड़ा दीजिए, वो आंसर नहीं हो सकता। अब दो कॉमन, तीसरा चौथा पांचवा जो भी पढ़ना चाहे, दूसरा मत पढ़िए, अब सीधे पढ़िए तीसरा। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। ये लाइन सही है लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, तो तीसरा एक ही में बचा है, तो आंसर हो जाएगा बी। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन सो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट्स फॉर सेवरल जनरेशन, बिल्कुल सही है। जैसे अगर डोमिनेंट प्योर हेट्रोजाइगस होगा तो जाहिर सी बात है बेटा वहां पे ये कैपिटल टी हुआ तो हर जनरेशन में कैसा देगा बेटा, आपका प्योर टॉल देगा। रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस में। टू एलील ऑफ जीन आर लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस साइट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिस जगह पे पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं लोकस। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो अगर हेट्रोजाइगस का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाता तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और हेट्रोजाइगस का डोमिनेंट पेरेंट से कराया जाता तो उसको बोलते हैं आउट क्रॉस। दोनों पीछे जाके किया जाता है इसलिए दोनों को बोलते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का टाइप ही होता है टेस्ट और आउट। क्रोमोसोमल एब्रेसर आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसरस सेल। थैलासीमिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और थैलासीमिया में आपको यह पता होगा दो प्रकार का, अल्फा और बीटा। अल्फा थैलासीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो जीन होते हैं, HbA1 एंड HbA2, तो तीनों की तीनों लाइन सही होगी, आंसर हो गया सी। हीमोफीलिया इज अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज, सही है। हीमोफीलिया अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, नहीं भैया ये एक्स लिंक्ड है, तो एक्स पे म्यूटेशन होगा, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन जीनोटाइप विद वन ब्रीडिंग जनरेशन। तो कह रहे हैं कि अननोन जीनोटाइप, ये डोमिनेंट वाला खास करके, कि ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है। टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रिसेसिव, तो assertion is true but reason is false। मैचिंग का क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है, ए की मैचिंग 4 से हो गई, दो ऑप्शन में था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है, तो बी की मैचिंग 2 से, तो आंसर तो निकल के आ गया सी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में, और जीन म्यूटेशन बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का मैचिंग है, टर्नर सिंड्रोम X0 कंडीशन यानी A2, लिंकेज टर्म दिया था मॉर्गन साहब ने B3, तो B3 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो आपको निकल के आएगा डी। वाई क्रोमोजोम पे, अब ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आप पकड़ सकते थे, वाई क्रोमोजोम में मेल को डिफाइन करने वाला जीन होगा यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर पाया जाएगा, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 23, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडेलियन डिसऑर्डर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा एंटी राइनोमेजस या स्नैप ड्रैगन, ए हो जाएगा बेटा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ए की मैचिंग हो गई 2 के साथ। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपका बेटा याद रखिएगा ए हो जाएगा हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड होगा, तो बी की मैचिंग 4, तो A2 B4 एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो आ गया आपका डी। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में ग्रिफिथ साहब ने दिया था, बैक्टीरिया यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ध्यान रखिएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रासोफिला पे
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, जिसमें मेल ड्रोसोफिला में रेड आइड ब्राउन बॉडी था और फीमेल ड्रोसोफिला था बेटा व्हाइट आइड एंड येलो बॉडीड। क्वेश्चन नंबर 24 का मैचिंग है, ये आ चुका है, कई बार सिंगल लाइन में पूछ सकेगा, याद होना चाहिए। पॉलीजेनिक मतलब होता है जब इसमें वर्ड आएगा मोर देन वन जीन, और मल्टीपल में मोर देन वन एलील होना चाहिए, जीन और एलील डिफरेंट करिए। तो यहाँ पे और प्लियोट्रॉपी में होता है एक जीन मेनी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, तो सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, यानी सी की मैचिंग हो जाएगी 1 के साथ, तो C1 आपका 2 ऑप्शन में है। और जब मेनी जीन सिंगल कैरेक्टर आ जाएगा तो सिंगल ट्रेट कंट्रोल बाय 3 और मोर देन 3 जीन, तो ये हो जाएगा पॉलीजेनिक, तो B3, तो आंसर हो गया पहला। और मल्टीपल एलिलिज्म कह रहे हैं सिंगल ट्रेट में 3 या उससे ज़्यादा एलील हो, क्योंकि 2 तो होते ही हैं, तो 3 या उससे ज़्यादा हो। जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप में आपके 3 एलील पाए जाते हैं, IA, IB एंड I। स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड चूज इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए पहचानिए, मैंने आपको रूल बताया था कि जब पेरेंट में बीमारी ना हो और बच्चों में बीमारी दिखे, इसका मतलब पेरेंट कैसा होगा, छुपाया हुआ, यानी रिसेसिव कंडीशन में होगा। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि ये रिसेसिव है, ठीक है। और जब बीमारी एक पैटर्न ना फॉलो करे, मेल फीमेल में इक्वली दिखे, तो वो समझ लिया जाता है बेटा ये कैसा होगा, ऑटोसोमल। तो मेल फीमेल दोनों में जा रहा है तो ये माना जाएगा प्राइमा फेसी, 100% नहीं, संभावना है किसका बेटा, ऑटोसोमल का। और जो मैं रूल बताता हूँ वही आपका परम सत्य है। क्यों? क्योंकि आपके नीट एग्जाम में मेरा बताया हुआ रूल काम करेगा। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो पेडिग्री में खत्म हो जाओगे। तो पेडिग्री सीखने के लिए आप अगर नहीं कभी जानते हो तो मिल लेना, 5-10 मिनट में बता देंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पेरेंट में बीमारी नहीं, बच्चों में बीमारी है, पेरेंट में बीमारी नहीं, बच्चों में बीमारी है, तो रिसेसिव तो 100% श्योर हो गया। अब ये ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड, होने को सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमें जब दिख रहा है मेल फीमेल दोनों में जा रहा है तो हम ऑटोसोमल ही मानेंगे। अगर इसको सेक्स लिंक्ड करवाना होगा तो कुछ ना कुछ बताएगा और आगे बढ़ाएगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव कर इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोनुरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, तो आंसर तो मिल ही गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन दिखा रहा है, रॉन्ग है नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया, अब जब इसको कोई सेक्स लिंक्ड का रूल लगा के करेगा तो हो सकता है कि पहुंच जाए। क्या ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है कि नहीं? तो 100% नहीं होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं। कैसे? यहां पर फीमेल पे ध्यान दीजिए। फीमेल अगर ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड बीमारी होती तो फीमेल के दोनों पे, मान लीजिए जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया होने के लिए फीमेल पे दोनों पे क्या होना चाहिए, एक्स स्मॉल वाला H, और एक बप्पा से लेगा और एक माई से लेगा, तो बप्पा क्या होने चाहिए, डिजीज्ड, बप्पा क्या है, नॉर्मल है, इसलिए ये एक्स लिंक्ड हो ही नहीं सकता रिसेसिव खास करके, तो इसलिए ये नहीं होगा। तीसरा फिनाइलकीटोनुरिया सेक्स लिंक्ड होता नहीं, इसलिए आंसर नहीं होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, 100% नहीं है। कैसे पता चला? तो जब भी याद करिए एनसीईआरटी में आपने जब कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा होगा तो लिखा होगा फॉर फीमेल टू बी कलर ब्लाइंड या फीमेल टू हीमोफिलिक, फादर क्या होना चाहिए, डिजीज, और मदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कैरियर। और इसी कॉन्सेप्ट में नीट 2025 का भी पेडिग्री बना है, आप आइएगा, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट? तो बेटा कॉन्सिग्वेनियस मेटिंग बिटवीन ब्लड या क्लोज रिलेटिव सही होता है। मेल के लिए सिंबल स्क्वायर होता है, फीमेल के लिए सर्किल होता है, और जब सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है तो कुछ ऐसा बनता है। अब मैंने आपको आज ही लेक्चर में बताया, जब कोई एक पैटर्न फॉलो हो, यानी मेल से फीमेल या फीमेल से मेल ऐसा पैटर्न दिखे,
तो उसका मतलब वो कौन सी बीमारी होता है, सेक्स लिंक्ड, मदर से बेटवा में, बपवा से बिटिया में, यानी एक्स लिंक्ड होगा। एक्स लिंक्ड बीमारी कौन होता है, हीमोफीलिया। तो यहाँ पे भी आके हमारी बात क्या होती है, सही। अब सेम क्वेश्चन ऐसा बना है, चलिए पहचानते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द डायग्राम। अब इधर देखिए, यहाँ पे बच्चों में बीमारी, मम्मी में बीमारी, बच्चों में बीमारी, पापा में बीमारी, बच्चों में बीमारी, मम्मी में बीमारी। ओ माय गॉड, बीमारी इस बीमारी। तो यहाँ से क्या बोलोगे भैया कि इतना समझ में आ गया कि अगर वो रूल है कि अगर बच्चे बीमार और माँ भी बीमार तो पेडिग्री होने की संभावना क्या होगी, डोमिनेंट। ठीक है। अब चलिए, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मेल फीमेल में बराबर जा रहा है। देखिए ये मेल है और मेल से बीमारी खाली किस में जा रहा है, फीमेल में। तभी तो मैंने रूल बताया, जब पैटर्न फॉलो हो तो कैसा होगा, एक्स लिंक्ड। और डोमिनेंट कैसे हुआ, क्योंकि देखिए जितने भी फीमेल है सब बीमार है। ठीक है, तो कैसा हो गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो जब पैटर्न फॉलो हो तो कैसा हो जाएगा बेटा, एक्स लिंक। और जब बराबर जाने की संभावना हो तो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल। अगर पेरेंट में बीमारी नहीं लेकिन बच्चों में बीमारी है, इसका मतलब रिसेसिव। पेरेंट भी बीमार, बच्चा भी बीमार होने की क्या संभावना, डोमिनेंट। बाकी और हम आपको अलग से लेक्चर में समझा देंगे, लेकिन इतना समझिएगा, जिसको नहीं आता पर्सनली पूछ लेगा। मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में हेट्रोजाइगस राउंड एलो और सेल्फ क्रॉस्ड। तो हेट्रोजाइगस राउंड एलो का मतलब हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का हो गया सेल्फ क्रॉस। पूछ रहा है कि ऑफस्प्रिंग में कौन होगा राउंड ग्रीन वाला। तो भैया ग्रीन तो रिसेसिव है, तो इसके लिए तो खाली क्या होगा, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। लेकिन राउंड कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट। और डोमिनेंट का होने की संभावना कितनी होती है, दो, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी और इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी 2, क्योंकि हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2। तो टोटल 3 बनेंगे। और कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, अ टबैको प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म a recessive character is self pollinated and 1200 seeds are subsequently germinated। करेंगे हेट्रोजाइगस किया गया एल्बिनिज्म के लिए और 1200 सीड बनाए गए। हाउ मेनी सीडलिंग वुड हैव पेरेंटल जीनोटाइप। तो याद रखिएगा, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा तो सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 50% क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट। और अगर 50% रिकॉम्बिनेंट्स हैं तो 50% जो बचा होगा वो क्या होगा, पेरेंटल। और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, सीधे डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, तो 6 बनेंगे रिकॉम्बिनेंट 16 में से, परसेंटेज अपना निकाल लेना, और 10 बनेंगे पेरेंटल आउट ऑफ 16। और ये कितना था, आउट ऑफ 4। तो 2 क्या थे, हेट्रोजाइगस यानी रिकॉम्बिनेंट, और 2 क्या थे, होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो 1200 का 50% क्या होगा, 600। इसको लगाना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31, सरगैप्स रूल्स आर अप्लीकेबल टू। तो बेटा सरगैप्स रूल में प्यूरिन इक्वल टू क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। अगर डीएनए की बात करें तो A + G = C + T, और आरएनए होगा तो U हो जाएगा। ठीक है ना। तो भैया प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन कब होगा, जब डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड। तो ये डबल स्टैंडर्ड पे लागू होगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों पे लग जाएगा। ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड पे नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे लागू होगा, यस आरएनए पे भी लागू हो सकता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंफॉर्मेशन फ्लो और सेंट्रल डॉगमा मॉडर्न बायोलॉजी। तो बेटा सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था, तो FHC क्रिक ने दिया है, ये भी याद होना चाहिए।
और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। न्यूक्लियोसोम, तो कहते हैं कि जब यूकैरियोट में आपका डीएनए ऐसे स्कैटर्ड नहीं होता है, एक हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लपेट के एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसका नाम होता है न्यूक्लियोसोम। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर में बेसिक हिस्टोन प्रोटीन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। इफ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% साइटोसिन, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। तो याद करिए मैंने बोला है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन बराबर होते हैं और 50-50 होंगे। तो अगर साइटोसिन 20% है तो मैं इसमें अगर 30% जोड़ दूं तो ये बन जाएगा थायमिन, क्योंकि A+G होता है प्यूरिन और C+T होता है पिरिमिडीन। तो और सुनिए, अगर थायमिन और A इक्वल टू क्या होता है T और C इक्वल टू क्या होता है G, तो अगर T है 30% तो एडेनिन भी क्या होगा 30%, साइटोसिन है 20% तो गुआनिन क्या हो जाएगा 20%। पेन नहीं चलाना होता, जो भी परसेंटेज दिया होता है 50 में घटा के तुरंत निकाल लेते हैं, क्योंकि A+G, A होता है प्यूरिन और इसकी मात्रा होगी कितना 50%, और C+T A होता है पिरिमिडीन और इसकी भी मात्रा कितनी होती है 50%। तो हमको साइटोसिन पता था, थायमिन कितना हो जाएगा 30%, तो मिला के कितना हो जाएगा 50। तो किसका पूछा एडेनिन का, तो एडेनिन हो जाएगा 30%। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो कहते हैं जब यूकैरियोट में आरएनए बनता है तो आरएनए को जाना पड़ता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो उसके दोनों किनारे को सील करना पड़ेगा, नहीं तो काट दिया जाएगा। तो एक तरफ कैप लगाया जाता है और एक तरफ टेल लगाई जाती है। तो टेल में तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ए वाला यानी एडिनाइलेट लगा दिया जाता है, लेकिन कैप जब नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड लगाया जाता है तो उसको भी काटा जा सकता है, तो इसलिए 200 से लेकर 300 लंबा लगाया जाता है ताकि काटे तब भी कोई फर्क ना पड़े। लेकिन कैपिंग में खाली एक ही न्यूक्लियोटाइड लगाया जाता है, तो भाई कैपिंग ऐसा करो कि उसको कोई काट ना पाए, तो इसलिए अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड लगाते हैं और स्टेबल होता है, इसलिए मिथाइल देके स्टेबल किया जाता। तो 5 मिथाइल ग्वानोसिन एनर्जी देने के लिए क्या रखेंगे ट्राइफॉस्फेट। तो कौन से में किया जाता है कैपिंग में। तो ये जो 5 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये कैसा न्यूक्लियोटाइड है बेटा, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, एक लगाने से ही काम चल जाता है, इसको आप कोई एक्सोन्यूक्लियेज नहीं काट पा रहा है। और यहां से भी प्रूव होता है कि मिथाइलेशन क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। टेलिंग में बेटा 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड लगाए जाते हैं। अब ये यूजुअल है एडिनाइलेट, इसलिए बोलते हैं पॉली ए टेल, एडिनाइलेशन कहलाता है। इसको काट सकता है, इसलिए इसकी संख्या 200 से 300 लगाई जाती है। अगर इसको एक्सोन्यूक्लियस काटेगा तब भी जो आरएनए है उसको नहीं काट पाएगा, क्योंकि आपने अच्छा खासा लगाया है। स्प्लाइसिंग में जो खराब सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉन, उसको रिमूव किया जाता है, इसी को बोलते हैं प्रोसेसिंग या मैच्योरेशन ऑफ HNRNA इनटू mRNA। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, यूनिवर्सल है यानी हर जगह सेम होता है, कोई शंका नहीं होता यानी नॉन या अनएम्बिगुअस होता है, डीजनरेट होता है यानी एक कोडान के एक ही अमीनो एसिड होते हैं, वो तो हुआ नॉन एम्बिगुअस, मतलब कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक अमीनो एसिड कई सारे कोडान के जरिए बताए जा सकते हैं, यानी सारे कोडान इक्वल वैल्यू को होते हैं, उसको बोलते हैं डीजनरेट। ट्रिपलेट, यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस एंड डीजनरेट। तो ये तो समझ में आ गया, ट्रिपलेट यूनिवर्सल तो सबको समझ में आ गया। नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई संदेह नहीं है, तो यानी वन कोडॉन ऑलवेज, लैंग्वेज आएगा तब कैसे करोगे, कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई एम्बिगुइटी मतलब संदेह नहीं है। डीजनरेसी का मतलब होता है जब तुम केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करोगे तो
ऑर्बिटल बनाया जाता है, मान लीजिए पी ऑर्बिटल बनाया गया, तो मान लीजिए हमने बीच में बनाया पी जेड, ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी वाई। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है डीजेनरेसी। और सर इस डीजेनरेसी का मतलब होता है कि ऑर्बिटल से कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी एनर्जी वाइज बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि जैसे ये ऑर्बिटल इक्वल्स हैं एनर्जी वाइज, वैसे ही कोडॉन्स इक्वल हैं अमीनो एसिड के कोड करने के वाइज। तो यानी क्या हो जाएगा, मोर देन वन कोडॉन्स कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड, यानी एक अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडान हो सकते हैं और सारे कोडान की वैल्यू एक अमीनो एसिड को दर्शाती है, डीजेनरेसी रूल होती है। क्वेश्चन नंबर 37, यूकैरियोट में एमआरएनए। तो एमआरएनए में ऐसे डंडा मार दो, एच आ जाता है ना, तो पॉलीमरेज 2 कराएगा एचएनआरएनए, जो बाद में प्रोसेस होके क्या बना लेगा, एमआरएनए। 1 वाला बनाएगा राइबोसोमल आरएनएज, कौन कौन से, 28 वाला, 18 वाला और 5.8s वाला, और ये बनाएगा 5-सन-T। तो 5s राइबोसोमल आरएनए, एसआरएनए और टीआरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेटा आपका रिट्रोवायरस में पाया जाता है। लैक ओपरान प्रोड्यूस एंजाइम। तो जेड वाई ए, तो जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से परमीएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। तो जेड वाई ए, तो आंसर हो जाएगा बी। सैटेलाइट डीएनए, तो कहते हैं ये तो कोई एक तो सैटेलाइट पहचान देता है, इसमें आपके मेनी रेपिटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं जो कि पहचानीकरण होते हैं, यानी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताएंगे। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मिनी एंड माइक्रो, और कोई प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। तो ये सारी लाइनें याद होनी चाहिए। इज क्लासिफाइड इन मेनी कैटेगरी सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटी रीच है कि जीसी रीच और कितने रिपीटेटिव यूनिट है। किसी कोड प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे और यही पहचान का कारण बनते हैं, क्योंकि डीएनए का काम है कचड़ा को भी रखे रहना, तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस को रखे रहेगा। अब जितना रखा रहेगा तो पता चल जाएगा ना, जैसे मान लीजिए मेरे पेरेंट्स से मैंने अपने पेरेंट्स से रिपीटेटिव सीक्वेंस लिया, तो मेरा और मेरे पेरेंट का रिपीटेटिव सीक्वेंस मैच करेगा मेरे मम्मी और पापा से 50-50, ठीक है ना। तो यहाँ से पहचान हो सकती है सैटेलाइट से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा आपका एक नया आता है जिसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी साइंस या कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल करना आईटी सेक्टर का। इन 1990 में स्टार्ट हुआ था, 13 साल का प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या बनाएगा, डीएनए को, और कौन से टेम्पलेट से, डीएनए के टेम्पलेट से, और दोनों स्ट्रैंड पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए में टेम्पलेट की तरह काम कर सकते हैं। तो आरएनए बनाएगा नहीं, तो डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज डीएनए इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हमेशा किस डायरेक्शन बनाता है, 5 to 3। चाहे डीएनए बने, चाहे आरएनए बने, चाहे प्रोटीन बनने की दिशा, नई सिंथेसिस दिशा हमेशा कैसा होता है, 5 to 3। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेसिस क्या है, अब एक आ चुका, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ड्यू टू रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। तो द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन, सैटेलाइट डीएनए वही मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट्स इन हाईली रेपिटेटिव ऑर्डर, तो बी आंसर हो जाएगा। द रिलेटिव डिफरेंस इन डीएनए अकरेंस इन ब्लड, स्किन एंड सलाइवा। अब ये बी वाला लाइन समझिए, ये भी तो कह रहा है कि डिफरेंस है, लेकिन याद रखिएगा एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंस है, लेकिन अगर मेरी बॉडी की अलग अलग जगह की कोशिकाओं का डिफरेंस देखा जाए तो नहीं मिलेगा। तो मेरे ब्लड, सलाइवा या स्किन का सारे में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, इसलिए लाइन गलत हो जाएगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपको याद होना चाहिए आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसमें स्टार्ट कब होगा, सबसे पहले आपका राइबोसोमल आरएनए का स्मॉलर सब यूनिट स्टार्ट होता है, तब स्टार्ट होता है। तो व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर एन एमआरएनए टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस।
पेप्टाइडेज एंजाइम कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये लाइन गलत हो गया, पेप्टाइडेज बॉन्ड ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। पेप्टाइडेज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता कौन है, उस एंजाइम का नाम याद होना चाहिए, तो उसका नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम ये क्या बनाता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। यूटीआर आर प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन, गलत हो गया। यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, तो ट्रांसलेटेड रीजन स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच का है। तो स्टार्ट से पहले और स्टॉप के बाद इसको बोलते हैं यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजन। एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन द रिलीज फैक्टर बाइंड टू द इनिशिएशन, नहीं भाई टर्मिनेशन कोडॉन से जुड़ेगा यानी कि स्टॉप कोडॉन से। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट बिलोंग टू क्लास ऑफ मिनी सैटेलाइट डीएनए। डीएनए सीक्वेंसर सही है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट की कैटेगरी में आएगा। डीएनए सीक्वेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलप्ड बाय एफ सेंगर ने किया था, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका वाला जो था वो शुरुआत किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी इन रेपिटेटिव डीएनए। सिमिलरिटी कौन पहचानता है यार, जैसे हमारा अगर फिंगरप्रिंट लिया जाता है तो ये पैटर्न का डिफरेंस पहचाना जाता है ना, तो सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए था, डिफरेंस। Identify the incorrect statement about RNA. RNA was the first genetic material to evolve in the living system. RNA वर्ड था, फिर RNA से मॉडिफिकेशन होकर DNA बना। Apart from being a genetic material, it is also catalyst है। DNA evolved from RNA with chemical modification, सही है। RNA being a catalyst is reactive होना चाहिए। DNA स्टेबल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, ये गलत हो गया। इनकरेक्ट फिर पूछा है, इन प्रोकैरियोट स्ट्रक्चरल जीन, तो पास है प्रोकैरियोट तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक सही है। यूकैरियोट में गड़बड़ी वाले सीक्वेंस पा जाते हैं जिसको बोलते हैं इंट्रॉन। क्यों, क्योंकि पहले आया था प्रोकैरियोट तो उसका डीएनए एकदम ओरिजिनल टकाटक था, एक्सॉन। फिर समय के साथ डीएनए खराब होता गया लेकिन वो हटा नहीं पा रहा था, तो इसीलिए इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों कहाँ पा जाते हैं, यूकैरियोट में। इसलिए उनके जीन के अरेंजमेंट को बोलते हैं स्प्लिट जीन। अब ये सीक्वेंस आरएनए हटा सकता है क्योंकि बॉस कौन था, आरएनए, तो आरएनए ही हटा पाता है। स्प्लाइसिंग कौन कर पाता, आरएनए। तो यहां से प्रूव होता है कि आरएनए ही डोमिनेंट था शुरू में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। रेपिटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ आरएनए, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हेल्प इन ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होगा, जितना मैच करेगा समझ में आएगा, उसी से इवॉल्व हुआ है। रेपिटेटिव सीक्वेंस मेकअप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, तो 3 सही है। अब रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए लिखा है, ये गलत होगा। ये हम बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो हम लोग डीएनए लेवल पे बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो इसलिए पहला गलत हो गया। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिन, सही है। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है बेटा आपका हाईली कंडेंस होगा, डार्कली स्टैंड होगा और कैसा होगा, इनएक्टिव, तो ये भी सही हो गया। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द आरएनए फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए गलत हो गया। तो बेटा इसमें हमने बहुत ज़्यादा इस बार घुमाया नहीं क्योंकि ये खुद ही वैसे ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिए कि ढेर सारी लाइनें आपको मिल जाएं। जैसे ये वाला मान लीजिए, तो 1 to 4 पढ़ना है, और पढ़ना क्या है चलिए देखते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइड्स में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इन, तो एक वर्ड होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो वो तो एंजाइम है। अब बीटा गैलेक्टोसाइड्स ये बेटा लैक्टोज या एलोलैक्टोज है। तो कह रहे हैं कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज जब बेटा रिप्रेसर से जुड़ते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, तो लाइन क्या होगा, इस सही। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर, जब पकड़ लिया तो कहां बाइंड हो पाएगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि जब लैक्टोज रहेगा तो पकड़ लेगा तो जुड़ नहीं पाएगा, और लैक्टोज नहीं रहेगा तो जुड़ जाएगा।
तीन प्रकार के जीन आते हैं, जेड वाई ए। जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, वाई परमीएज और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। तो जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, और इसको दिया था जैकब एंड मोनोड ने। तो 2 गलत हो गया, बाकी 3 सही। तो आंसर हो जाएगा बी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ट्रांसक्रिप्शन में एडिनोसिन पेयर विद यूरासिल सही है, क्योंकि भैया ए के सामने टी की जगह अभी यू आएगा। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरान जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, तो जब वो जुड़ता है तो रोक देता है, तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव रेवोल्यूशन। इसलिए आपका ये लाइन गलत हो गया। ह्यूमन जीनोम में बेटा अप्रॉक्सीमेटली 50,000 नहीं भाई 30,000 जीन्स होते हैं। हीमोफीलिया बेटा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो सही हो गया। करेक्ट पूछा है तो 3 सही हो गए, तो आंसर हो जाएगा बी। अच्छा 2 गलत हो गया ना, ये भी तो गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पहला और चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में 3 प्रकार का होता है, 1, 2 एंड 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए भी 28 वाला और 18 वाला और 5.8 वाला। 2 में याद रखना डंडा लगा दोगे तो एचएनआरएनए बनाएगा, तो ये लाइन क्या हो गया, गलत। 3 बनाएगा 5 संटी एसएनआरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, तो ये भी गलत हो गया। 2 बनाएगा एचएनआरएनए, तो सही हो गया। तो पहला और चौथा सही, तो आंसर हो जाएगा डी। और पूछा क्या था, करेक्ट है। जेनेटिक कोड के बारे में पूछा है। 6 कोडान डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, गलत हो गया। 3 कोडान थे, UAA, UGA, UAG, युवा, युगा, युआग। कोडान रीड कॉन्टिग्यूअस फैशन में, लाइन सही हो गया। 3 कोडान फंक्शन एंड स्टॉप कोडान, वही UAA, UGA, UAG। इनिशिएशन AUG, एक तो इनिशिएशन भी होता है और आपका मिथ्योनिन को कोड करता है, जिसके 2 काम होते हैं। तो पहला दूसरा, पहला गलत और बाकी सही। पूछा क्या, इनकरेक्ट, तो पहला गलत हो गया खाली, आंसर हो जाएगा ए। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स एप्लीकेशन इन पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। सही बात है, क्योंकि यहाँ से आप रेपिटेटिव DNA का मिलान करा सकते हैं। कैसे, तो कहते हैं पॉलीमार्फिज्म यानी बहुरूप होता है रेपिटेटिव, किसी में रेपिटेटिव नंबर ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, उसको मैच किया जाता है। तो इट एम्प्लॉयज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमार्फिज्म इन DNA सीक्वेंस एज द पॉलीमार्फिज्म आर नॉट। भैया पैटर्निटी कैसे पता चलेगा, तो हम ये पॉलीमार्फिज्म कहाँ से लेते हैं, अपने मदर और फादर से 50-50। तो इनहेरिटेबल होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए था। तो एक्सप्लेनेशन की बातें छोड़ो, ये तो गलत हो गया। असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बड़ा ध्यान से पढ़ना था पूरा तक। हेरिटेबल होता है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट 1928, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हर्शे एंड चेज 1952, और इन्होंने देखा था कि वायरस जाके बैक्टीरिया को बदल देता था। तो जब बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में बदलाव होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और वायरस अगर जाके बदलता तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन PYQ का पार्ट था तो हमने रख भी दिया। तो हालांकि बाकी मैचिंग से तो आपका मैच हो ही जाता। प्रोकैरियोटिक DNA फ्रीली पड़ा होता है जिस रीजन में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और एक्टिव क्रोमेटिन को बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। इनएक्टिव को ज़्यादातर होता है, और जो लूजली बाउंड लाइटली स्टैंड होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो D की मैचिंग 2 के साथ और A की मैचिंग 4 के साथ। वैसे भी A4 से ही आंसर निकल आया था। ट्रांसडक्शन समझना था, वो समझ लीजिएगा कि जब वायरस बदल दे बैक्टीरिया को तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। जैसे कि हर्शे एंड चेज ने लिया था T2 बैक्टीरियोफाज नामक वायरस, और बैक्टीरिया लिया था E. कोलाई। स्प्लाइसिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट, जैकब एंड मोनार्ड इंड्यूसर। तो लैक ओपरान को कौन डिस्कवर किए थे, जैकब एंड मोनार्ड। पीपोजिया याद कर लीजिएगा, ZYA। तो C1 मैचिंग हो गया। स्प्लाइसिंग मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, तो A4, और इंड्यूसर की तरह काम करता था लैक्टोज, तो D3।
A4D3, तो आंसर तो निकल के आ गया आपका पहला। फ्रेगमेंट कहाँ बनेगा? तो फ्रेगमेंट वहीं बनेगा जहां से पीछे से शुरू हो और लैग करेगा, तो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, जिसकी पोलैरिटी थी 5' to 3। तो उल्टा लगता था क्योंकि एंटी पैरेलल बनना चाहिए ना, तो लैगिंग होता। लीडिंग कौन होगा? जो 3 to 5 होगा, तुरंत 5 से 3 भन्न से बन जाएगा। सिग्मा फैक्टर को बोलते बेटा इनिशिएशन फैक्टर, और कैपिंग कौन से एंड पे किया जाएगा? 5 पे, टेलिंग 3 पे। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 to 3, और रो फैक्टर होता है बेटा आपका कौन सा? टर्मिनेशन। तो A2 और D मैच करो 1, तो A2 D1, A2 दो ऑप्शन में, D1 एक में, तो आंसर आ गया B। पहचानना है, ये देखिए आपका क्या हो गया? ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। ये हो गया बाहर वाला कौन सा हिस्टोन होता है? H1। ये हो गया डीएनए जो इसके ऊपर चारों तरफ रिपीट कर रहा है, और एक कोर है। और यहाँ पे कौन कौन से हिस्टोन पाए जाते हैं? तो H2A, H2B, H3 और H4, और हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए 4 दूनी 8, यानी ऑक्टामर बोलेंगे। H1 बाहर होता है जो डीएनए को चिपकाए रहता है। तो B हो गया H1, देखिए B से मैच हो गया, B H1, B आरएनए, B डीएनए, B H1, दो ऑप्शन हुआ, और A डीएनए, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये सेंट्रल डॉगमा है, प्रपोज्ड बाय भी पूछा है। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाएगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। और किसने दिया था? F.H.Crick। तो एक ऑप्शन में क्रिक थे, तब भी आंसर निकल आया था आपका, ठीक है ना। ये पहचानना है बेटा आपको कि कौन प्रमोटर है, कौन वो है। तो याद रखिए, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसके अपस्ट्रीम क्या होगा? प्रमोटर। तो ये हो गया प्रमोटर, और इसके डाउन स्ट्रीम क्या होगा? टर्मिनेटर। तो क्लियर हो गया कि जहां शुरुआत हो उसके विपरीत दिशा में प्रमोटर, और उसके तरफ वाली दिशा में टर्मिनेटर। और ये हम लोग कौन से स्ट्रैंड से लेते? कोडिंग से। तो ये प्रमोटर मतलब 5 डैश, तो ये क्या हो जाएगा? डी हो गया कोडिंग। तो सी क्या हो गया? टेम्पलेट। तो आंसर क्या निकल के आया? कैसे पहचानना है? जहां शुरुआत हो उसके अपोजिट, यानी अप स्ट्रीम में होगा प्रमोटर, डाउन स्ट्रीम होगा टर्मिनेटर, और कोडिंग से माना जाएगा। तो ए इज प्रमोटर, बी इज टर्मिनेटर, सी टेम्पलेट। ए प्रमोटर, बी टर्मिनेटर, सी टेम्पलेट, और डी कोडिंग स्ट्रैंड। आंसर हो जाएगा थर्ड। पीपो जिया याद कर लीजिएगा। तो यहां से देखिए, जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज जो लैक्टोज को तोड़ेगा, वाई से परमीएज जो कि परमिबिलिटी बढ़ाएगा, और जेड से ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। आई से ये लैक आइजिन बना, इसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन, क्योंकि ये रोकने का काम करता है ऑपरेटर से जुड़ के। और ये अगर आगे तो इसको इनएक्टिव कर देगा। तो बी क्या हो जाएगा? इंड्यूसर, और इंड्यूसर की तरह काम करता है लैक्टोज या एलोलैक्टोज, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइड्स। तो ए रिप्रेसर दो ऑप्शन में, बी इंड्यूसर, तो दो ऑप्शन तो चला गया, और एक्स इज बीटा गैलेक्टोसिडेज, एक्स बीटा गैलेक्टोसिडेज एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर हो जाएगा ए। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज ही लैक्टोज को तोड़ के क्या बनाता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो टूट के बनाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। ए बीटा गैलेक्टोसाइड। एसन मिलर 1953 में बेटा इन्होंने
स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस में जब सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया था तो इनको मिला था अमीनो एसिड। तो यहाँ से बता के जब मेरे अपरेटस में अमीनो एसिड बन सकता तो नेचुरली कुछ सारी चीज़ें बनी होंगी। हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम फ्रॉम प्री एजिस्टिंग नॉन लिविंग मटेरियल। ते केमिकल इवोल्यूशन है कि केमिकली इवॉल्व होकर नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग आया, और एक बार लिविंग आया तो फिर वो बदलते बदलते सारी दुनिया की लिविंग आए हैं। इसको AI ओपरिन एंड JBS हेल्डेन। ओपरिन कहाँ के थे बेटा? रसिया के, और हेल्डेन कहाँ थे? इंग्लैंड के। अर्ली एटमॉस्फेयर में बेटा आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा। क्या क्या लिया था उन्होंने? वही रहेगा वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो चलिए उठाइए, ऑक्सीजन गया, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन गया, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। एनालॉगस ऑर्गन, एक फार्मूला याद कर लीजिए, हड़ाक। तो होमोलॉगस, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ए से एनालॉगस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। होमो मतलब एक ही घर के, तो सेम एंसेस्टर होंगे लेकिन अलग अलग एरिया को जाके उस एरिया के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेंगे? एडॉप्ट। तो इसे क्या बोलते हैं? होमोलॉगस डाइवर्जेंट। तो कॉमन इन ओरिजिन लेकिन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ऐसे याद कर लिया। डाइवर्जेंट तो ऐसे फिगर बनाओ कभी एक पॉइंट से स्टार्ट हो दूसरे जगह पे छिटक जाए, तो ये क्या हो गया? कॉमन ओरिजिन लेकिन अलग अलग एरिया को जाके अलग अलग काम करने लगे। एक एरिया में अलग अलग एरिया से आए और उस एरिया के हिसाब से अडॉप्ट हो जाएं, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। होमोलॉगस ऑर्गन सो, तो हड़ाक, तो होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। व्हाट इज कॉमन अगेंस्ट व्हेल, सील एंड शार्क? तो देखना है कि एक एरिया से आए हैं कि अलग अलग जगह से एक एरिया में आए हैं। तो व्हेल, शील और शार्क ये सब कहाँ हैं? पानी में। तो अलग अलग जगह से आए होंगे। व्हेल क्या? मैमल। सील क्या? मैमल। शार्क क्या? मछली। तो अलग अलग ग्रुप से आए लेकिन एक एरिया को आकर एडॉप्ट कर गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? एनालॉगस, हड़ाक, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कितना आसान हो गया। होम्योथर्मिक, व्हेल, सील तो होम्योथर्मस होंगे, लेकिन शार्क क्या होगा? मछली है तो पोइकिलोथर्मस होगा। माइग्रेशन की बात नहीं करते हैं। थिक क्यूटेनियस फैट तो मान लीजिए व्हेल, सील में मिलेगा लेकिन शार्क में नहीं मिलेगा। थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। अब ये देखना है कि एक कहाँ से आए, तो कह रहे हैं एक ही जगह से आए लेकिन अलग अलग काम करने लगे। एक जगह चुभाने का काम कर लेना, एक जगह सपोर्ट का। तो एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है होमोलॉगस डाइवर्जेंट। तो मुझे लग रहा अब आप लोग को एक फार्मूला से क्लियर हो गया होगा, HDAC। ऐसा सोच लेना, एक जगह से आए एक्सिलरी बर्ड से, एक चुभने वाला कांटा का की तरह काम किया और एक सपोर्ट की तरह, तो होमोलॉगस रहे, डाइवर्जेंट। फंक्शनली क्या हो गया? डिफरेंट। ऐसे करोगे तभी याद होगा, नहीं तो कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में आपका जो ब्लैक कलर का मॉथ था, जब इंडस्ट्रीज आई तो पॉल्यूशन के कारण लाइकेन खत्म हो गया, तो ब्लैक में ब्लैक छिप गई और वाइट मर गई। और जब फिर से दोबारा से आपका इलेक्ट्रिसिटी आने से पोल्यूशन कम हुआ तो फिर लाइकेन की ग्रोथ हो गई, तो वाइट कलर के मॉथ ज़्यादा बच गए, तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव। तो ड्रग रेजिस्टेंट, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, डिफेंसिव एडाप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये आपका सराउंडिंग के पहचान के कारण प्रोटेक्शन मिल गया। ये नेचुरल सिलेक्शन है और भी कौन सा? डायरेक्शनल टाइप का है। डार्विन फिंचेस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो डार्विन फिंचेस में गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन की ब्लैक चिड़ियाँ एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, उसी जियोग्राफिकल एरिया के अलग अलग पॉइंट को चली गई, इसी को बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन याद होना चाहिए, सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होके रेडिएट कर जाए। एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब पावर ऑफ एडाप्टेशन इन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट,
एडाप्टेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो आंसर हो जाएगा सी। फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस फॉर, तो बेटा ये हो जाएगा डार्विन फिंचेस गैलापागोस, तो ये एक हो जाएगा बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन, क्योंकि एक तो होना चाहिए एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया पे जो चारों तरफ से आइसोलेटेड हो, और उसी में जैसे जैसे बदलाव होता जाएगा, फूड की कमी होगी, उसे वैसे उसमें चेंजेज आएंगे। एडाप्टिव रेडिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये भी याद कर सकते हैं टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये दिया था स्पेंसर साहब ने। जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क की बात करें, ह्यूगो डी व्रिज में दो टर्म याद होना चाहिए, एक तो म्यूटेशन थ्योरी दिया है, ये लैमार्क साहब की बात कर रहा है पूरा नाम इनका, और इन्होंने दिया था म्यूटेशन थ्योरी, और एक टर्म दिया था इन्होंने साल्टेशन। टर्म साल्टेशन क्या कहता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तस्मानियन उल्फ इज अ मार्सुपियल वाइल वुल्फ इज अ प्लेसेंटल मैमल। तो तस्मानियन उल्फ मतलब कि जब अगर आप देखें तो एक आइसोलेटेड एरिया, मान लो ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल का जो इंडिविजुअल इवोल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? एडाप्टिव रेडिएशन। प्लेसेंटल मैमल का वो क्या कहलाएगा? एडाप्टिव रेडिएशन। लेकिन एक ही प्लेस पे जब दोनों को कंपेयर करेंगे मार्सुपियल और प्लेसेंटल का, तो वो एक साथ जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कहते हैं व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन टेकिंग प्लेस इन अ सेम जियोग्राफिकल एरिया, दोनों को जब एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसी को बोलते हैं टर्म साल्टेशन, और ये बताया था बेटा आपका ह्यूगो डी व्रिज। पॉपुलेशन में हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में आपका ए दिया है 0.7, तो आपको मालूम है P प्लस Q इक्वल टू कितना आता? 1, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील मिला के 100% बनेंगे, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, परसेंटेज में करोगे तो 100% हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कोई लोग पूछते हैं सर ये कहाँ से आया? अरे गधा, P और Q मिलके 1 के बराबर हुए मतलब 100%। भाई हमने बोला कि एक एरिया में या तो डोमिनेंट एलील होंगे या तो रिसेसिव, तो दोनों मिला के क्या हो गया? 100% में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मिला के होंगे। तो अगर मैंने बोला डोमिनेंट 0.7 है तो रिसेसिव 1 घटा के कितना आ जाएगा? 0.3। किसका पूछा है? हेटेरोजाइगस का। तो हेटेरोजाइगस का इसको जब स्क्वायर करके फार्मूला निकालते हैं तो ये आता है ट्वाइस PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी, ये होमोजाइगस रिसेसिव की, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई हेटेरोजाइगस की। तो हेटेरोजाइगस में ट्वाइस PQ आता है, तो ए मतलब P और स्मॉल ए मतलब Q। तो 0.7 गुणे 0.3 और 2 से गुणा कर दो तो इतना आ जाएगा 0.42, और परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से गुणा कर देना, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 60%, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। तो बेटा इंडिविजुअल की नहीं दिया, डोमिनेंट एलील की दिया है। तो ये अगर 60% है तो एक में कितना आएगा? 0.6 आएगा, तो स्मॉल ए क्या हो गया? 0.4। फिर वही फार्मूला हेटेरोजाइगस का ट्वाइस PQ लगा के कर लीजिएगा, तो 2 गुणे 0.6 गुणे 0.4 कितना आ जाएगा? 48%, 0.48 या 48। क्वेश्चन नंबर 77, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम। तो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब कोई किसी के साथ इंटरब्रीड कर रहा है, तो एक क्या हो गया कि वेरिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि भैया अगर रैंडम होने का मतलब आपका हार्डी वीनबर्ग कॉन्स्टेंस नहीं रह पा रहा है, तो हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल ये बता रहा है कि वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या हो रहा है? रैंडम हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन
कैन लीड टू, तो सिलेक्शन तीनों प्रकार का होता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। अब इसका लैंग्वेज आएगा, अगर मीन वैल्यू कैरेक्टर को दे, ग्राफ हायर और नैरोअर हो जाए तो स्टेबलाइजिंग, अदर देन मीन वैल्यू हो जाए वर्ड तो डायरेक्शनल, टू पीक आ जाए या फ्रॉम बोथ साइड या बोथ एक्सट्रीम वैल्यू ऐसा आ जाए तो डिसरप्टिव। पहले मैमल बेटा आपके श्रीयू थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर करेक्ट फॉर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस 900 सीसी होता है और ये मीट खाते थे और इनमें मेनली आते जावा मैन। तो हैड अ लार्ज ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी, प्रोबेबली एट मीट, 1.5 मिलियन ईयर एगो आए थे। होमो हैबिलिस के बाद आता है तो सारी बातें सही, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 से लेके 800 सीसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लाइफ अपीयर्ड आफ्टर 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, तो कितना हो गया 4 बिलियन ईयर एगो, जबकि अर्थ कब बना था 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो इसके 500 मिलियन बाद क्या आया था लाइफ। लुइस पास्चर ने बताया था लाइफ पहले से मौजूद लाइफ में आता है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया। ओपरिन एडवोकेटेड दैट लाइफ केम फ्रॉम, तो ओपरिन ऑफ रसिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने बताया था कि नॉन लिविंग से यानी केमिकल एवोल्यूशन बताया था, तो सारी बातें क्या हो गई सही हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। होमो इरेक्टस नहीं भाई, ये नियंडरथल की बात कर रहा है, 1 लाख से 40,000, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। एग्रीकल्चर बेटा 10,000 साल पहले आया। स्कल ऑफ मॉडर्न ह्यूमन रिजेंबल्स मोर क्लोजली टू बेबी चिंपैंजी देन द एडल्ट, तो बेबी चिंपैंजी से उसका थोड़ा सा ये था लोअर जाता, अंदर की दशा था, तो उससे हमारा मैच करता है, और बाद में उनका उभार आ गया तो एडल्ट चिंपैंजी हो गया। तो करेक्ट पूछा था, तो अब जब 2 गलत हो गया जाहिर बात सी ही करेक्ट होगा। ये डार्विन फिंचेस है, तो कौन सा एडेप्टेशन बेटा एडाप्टिव रेडिएशन, और किसके जरिए होता है नेचुरल सिलेक्शन। कौन चच्चा बताए थे, ये बताए थे डार्विन चच्चा। अब एक तरफ शिफ्ट होना क्या हो जाएगा डायरेक्शनल, पीक क्या हो जाएगा हायर एंड नैरोअर, सॉरी स्टेबलाइजिंग। एक तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे देखिए फिगर बनाया शिफ्ट का, तो क्या हो गया डायरेक्शनल, और 2 पीक आना डिसरप्टिव। तो डिसरप्टिव बी हो जाए डायरेक्शनल, तो आंसर हो जाएगा बी, ABC। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर, तो पहली बार जो आए थे वो कीमो हेट्रोट्रॉफ थे, फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ से कीमो ऑटोट्रॉफ आए, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ विदाउट ऑक्सीजन, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ ऑक्सीजन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आपको याद होना चाहिए मीन कैरेक्टर वैल्यू हायर एंड नैरोअर, तो इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ अ ट्रैक, बोथ एक्सट्रीम, इन्वायरमेंटल डिफरेंस, वन एक्सट्रीम फ्रॉम ओवर द अदर एक्सट्रीम, तो नहीं भाई इंटरमीडिएट। विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न, तो बेटा वहाँ पे कई सारी चीज़ें बदली, जैसे हमारे अपोजिबल थंब हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा था लैंग्वेज और स्किल यानी कि क्रेनियल ब्रेन, तो इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। बाकी सब आएंगे, बाइनोकुलर विजन, शॉर्टनिंग ऑफ जॉ, अपराउट पॉस्चर, लेकिन इसी कारण से हम लोग लैंग्वेज और स्किल बढ़ गए और आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमूव इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाई, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब P+Q मेंटेन होने के लिए हार्डी विनबर्ग रूल, यानी कोई म्यूटेशन ना हो, कोई रिकॉम्बिनेशन ना हो, कोई आपका नेचुरल सिलेक्शन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, जेनेटिक फॉल ना हो, जीन माइग्रेशन ना हो, और मेटिंग कैसा हो रैंडम, तो रैंडम मेटिंग तो मेंटेन करेगा। लैक ऑफ आई माइग्रेशन मेंटेन करेगा क्योंकि ना हो, लैक ऑफ म्यूटेशन मेंटेन करेगा, लेकिन लैक ऑफ रैंडम मेटिंग मतलब कि सेलेक्टेड मेटिंग, और सर सेलेक्टेड मेटिंग का मतलब होता है कि हार्डी विनबर्ग रूल फेल हो रहा है, क्योंकि
हो सकता है डोमिनेंट वाले ही खाली आपस में मीटिंग कर रहे हैं, तो डोमिनेंट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि इक्विलिब्रियम को क्या करेगी, डिस्टर्ब कर देगी। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म डार्विन फिटनेस? तो टर्म डार्विन फिटनेस का मतलब फिजिकल नहीं था, जो रिप्रोडक्टिवली फिट हो और बदलते हुए परिवेश में अपने आप को सर्वाइव कर ले। हार्डी वीनबर्ग का पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पे आके चैप्टर खत्म होता है। अच्छे से सिलेक्शन के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जब इसका मॉडल वाले में हम देंगे तो आपको थोड़ा सा ट्विस्टिंग बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।